हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में हमने आपकी इतिहास विषय की शुरुआत की थी, जिसमें हमने प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा पिछले क्लास में कर ली थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उस क्लास को आराम से देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारी विज्ञान विषय की क्लासेस चल रही है, वो क्लासेस भी आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। इस क्लास में हम आपकी इतिहास विषय के अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे? यानी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस दोबारा कब आए थे? तो वो आए थे सन 1915 में। कब आए थे? सन 1915 में। दूसरा प्रश्न है महात्मा गांधी ने भारत में 1917 में पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया? महात्मा गांधी ने 1917 के अंदर अपना सबसे जो पहला सत्याग्रह आंदोलन है वो कहाँ पर चलाया था, वो आपको बताना है। तो वो चलाया गया था चंपारण बिहार के अंदर। कहाँ पर चलाया गया था? चंपारण बिहार के अंदर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में किसकी रचना है? प्रसिद्ध पुस्तक जो हिंद स्वराज है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपको बताना है। तो ये लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। यंग स्वराज, हिंद स्वराज और एक यंग इंडिया, यंग इंडिया, ये दोनों ही जो किताब है यंग इंडिया और आपका हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे मजदूरों को काम करने के लिए फिजी, ग्युआना आदि स्थानों पर ले जाया गया था। इन मजदूरों को बाद में क्या कहा जाने लगा? यानी कि औपनिवेशिक शासन के दौरान, ठीक है, एक देश के मजदूरों को दुनिया के बाकी अलग अलग कोनों या देशों के अंदर मजदूरी करने के लिए ले जाया गया। बाद में इन मजदूरों को क्या कहा गया? तो इन्हें कहा गया गिरमिटिया मजदूर। क्या कहा गया? गिरमिटिया मजदूर इन्हें कहा गया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन से एक आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था? यानी नीचे जो आपके पास आंदोलन के कुछ नाम दिए गए हैं, इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, वो आपको बताना है। तो वो है आपका बारदोली सत्याग्रह या बारदोली आंदोलन, बारदोली आंदोलन। और इसी आंदोलन के दौरान इन्हें सरदार की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, बारदोली आंदोलन या बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस का जो एक समूह था, राजनीतिक दल था, उसके द्वारा औपनिवेशिक रूप से यानी कि पूर्ण सहमत से इस बात को मान लिया गया? तो वो कौन सा अधिवेशन था? वो था आपका कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन सन 1929 में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, कि पूर्ण स्वराज की मांग को कब कांग्रेस के द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से किसने भारत माता की छवि को चित्रित किया? स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से किसने भारत माता की छवि को क्या किया? चित्रित किया। तो वो किया गया था अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला प्रश्न है गांधी जी ने प्रसिद्ध करो और मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा किस प्रसिद्ध आंदोलन के समय दिया गया था? तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन अथवा नमक आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो उस स्थान का नाम था साबरमती, गुजरात में। और कहां पर जाकर समाप्त हुआ था? तो दांडी स्थान, साबरमती नदी के किनारे पर, वहां पर जाकर क्या हुआ था? यह आंदोलन समाप्त हुआ था। अगला है आपका प्रश्न शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए भी ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई, जिससे बाद में लाजपत राय का दुखद निधन हो गया। यह विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ था? यानी कि ये जो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जो कि लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया जा रहा था, जिस दौरान उन पर लाठियां बरसाई गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई, तो ये जो विरोध प्रदर्शन है ये किसके खिलाफ था? तो ये था साइमन कमीशन के खिलाफ। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। ठीक है, इसका विरोध क्यों हो रहा था?
क्योंकि इसके अंदर एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस वजह से साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे भी लगाए गए थे। ठीक है, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण अबसद वाले प्रश्न। आगे बढ़ते हैं आपके महत्वपूर्ण अति लघुरात्मक प्रश्नों की ओर। ठीक है, पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने नस्ल भेद के विरोध में कहाँ सत्याग्रह किया था। महात्मा गांधी ने नस्ल भेद यानी कि अमीर गरीब काला गोरा इसके विरोध में कहाँ पर सबसे पहला सत्याग्रह किया था, तो वो उन्होंने किया था दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह किसके लिए किया गया। गुजरात के अंदर जो खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन था वो किसके लिए किया गया था, तो वो किया गया था फसल खराब होने पर किसानों के लिए लगान में कमी कराने हेतु। यानी उस समय गुजरात के किसानों की जो आर्थिक दशा थी वो काफ़ी खराब थी। क्यों? क्योंकि फसल खराब होने की वजह से वो लगान को पूरा करने में या भर पाने में समर्थ नहीं थे, और फिर भी अंग्रेज सरकार के द्वारा उन पर लगान के लिए तरह तरह उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। ठीक है, और इसके विरोध में खेड़ा सत्याग्रह किया गया था। अगला प्रश्न है सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के लिए कहाँ आंदोलन हुआ था। प्रश्न संख्या 3 है कि सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के लिए आंदोलन कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था सन 1918 में अहमदाबाद के अंदर। कहाँ पर? अहमदाबाद के अंदर। प्रश्न संख्या 4 है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर पंजाब में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 ऐसा विरोध प्रदर्शन जिसमें ऑफिस या दुकान का रास्ता रोकते हैं क्या कहा जाता है। ऐसा विरोध प्रदर्शन जिसमें ऑफिस या दुकान का रास्ता रोकते हैं, इसे ऐसे विरोध प्रदर्शन को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पिकेटिंग। क्या कहते हैं? पिकेटिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था। क्योंकि इस आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था और सारे के सारे सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। इस वजह से इस कमीशन का क्या किया था? विरोध किया गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। ठीक है, अगला 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो लाहौर अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया था। ठीक है, उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो लंदन के अंदर जिन 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था उसमें से जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसके अंदर गांधी जी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था। जो पूना समझौता है या जो पूना पैक्ट है वो किस किस के बीच में हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा कि जो पूना पैक्ट है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था, तो यह प्रारंभ हुआ था बंबई से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 वर्ष 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट किसके लिए था। वर्ष 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट किसके लिए था, तो यह था चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए। प्रश्न संख्या 12 है 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में किसने संगठित किया। 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में किसने संगठित किया, तो इनके संगठन का कार्य किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब और कहां पारित किया। कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो कब और कहां पारित किया था, तो यह किया गया था 14 जुलाई 1942 को। कहां पर? वर्धा महाराष्ट्र के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, ये थे आपके अति लघुरात्मक प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण लघुरात्मक प्रश्नों की। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका रोलैक्ट एक्ट जिसे काले कानून की संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, काला कानून भी कहा जाता है। ठीक है, तो रोलैक्ट एक्ट क्या था यह आपको बताना है। तो रोलैक्ट एक्ट भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सिडनी रोलैक्ट की अध्यक्षता में बनाया गया एक ऐसा कानून था जिसमें आंदोलनकारियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। यानी रोलैक्ट एक्ट क्या था? एक ऐसा कानून था जिसके तहत कोई भी भारतीय व्यक्ति जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ जाएगा, उसके खिलाफ आंदोलन करेगा, विरोध करेगा, तो
तो ऐसे व्यक्ति को बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल के अंदर बंद रखा जा सकता था। यह प्रावधान था रॉलेट एक्ट के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, यह आपको बताना है। तो सन 13 अप्रैल 1919 को, दिनांक कितनी थी? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में सालाना वैसाखी मेले में भाग लेने के लिए बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में क्या हुए थे? एकत्रित हुए थे। और यहां पर इन्हीं लोगों ने मार्च 1919 में पारित रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिया था। तभी जनरल डायर के नेतृत्व में या उसके सैनिकों के द्वारा अंधाधुंध गोलियां भीड़ पर चलाई गई, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग क्या हो गए? उस दिन मारे गए, और इसी वजह से इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन पर आपको क्या लिखनी है? खिलाफत आंदोलन पर आपको टिप्पणी लिखनी है कि खिलाफत आंदोलन क्या था। तो देखें, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार होने के बाद यह अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक प्रमुख यानी कि खलीफा ओटोमन सम्राट पर कठोर संधि थोपी जाएगी। यानी प्रथम विश्व युद्ध में जब तुर्की की हार हुई तो ये अफवाह फैलने लगी कि जो इस्लामिक धर्म के जो प्रमुख पद होता है खलीफा, ठीक है, उसके ऊपर कठोर संधियां थोपी जाएगी। अतः बंबई में मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे युवा नेताओं ने खिलाफत समिति का क्या किया? गठन किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करके गांधी जी के साथ वार्ता प्रारंभ कर दी। और गांधी जी ने इसे सुअवसर मानकर असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की क्या कर ली? ठान ली। और इसी के साथ असहयोग आंदोलन का भी आगे का जो रास्ता है वो क्या हो गया? खुल गया। ठीक है, तो ये था आपका खिलाफत आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन क्या था? आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन क्या था, इसके विषय में आपको बताना है। तो गांधी जी का मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन गांधी जी का मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के संयोग से ही क्या हो रहा है? चल रहा है। यदि भारतीय लोग इन अंग्रेजों का सहयोग करना क्या कर दे? छोड़ दें, यानी इनका असहयोग करना प्रारंभ कर दे, तो साल भर के अंदर ब्रिटिश शासन का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। अतः खिलाफत आंदोलन के समर्थन के साथ ही स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। ये किसका कथन था? ये गांधी जी का कथन था। तो अतः फिर बाद में खिलाफत आंदोलन जो किया गया था उसी को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे किसका? असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, सन 1920 के आसपास। आगे बढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन के अंदर क्या कार्यक्रम शामिल थे? असहयोग आंदोलन के अंदर कौन कौन से कार्यक्रम सम्मिलित थे वो आपको बताना है। यानी असहयोग आंदोलन एक लंबी प्रक्रिया थी। ठीक है, और इस प्रक्रिया के अंदर कौन कौन से चरण शामिल थे वो आपको बताना है। तो असहयोग आंदोलन के अंदर सबसे पहला जो कार्यक्रम था कि सबसे पहले अंग्रेज सरकार द्वारा दी गई पदवियों को लौटाना था। अंग्रेज सरकार के द्वारा जितनी भी उपाधि या पदवियां दी गई थी वो वापस लौटाना था। दूसरा क्या था कार्यक्रम? सरकारी नौकरियों जिसमें सेना पुलिस से क्या देना? त्याग पत्र देना। तीसरी क्या बात शामिल थी? अदालतों विधायी परिषदों का बहिष्कार। चौथा, स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार। पांचवा क्या कार्यक्रम था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ये कुछ प्रमुख कार्यक्रम शामिल थे असहयोग आंदोलन के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा स्थगित क्यों किया गया था? इसके पीछे वजह क्या थी? तो 5 फरवरी 1922 को, कौन सी दिनांक है? 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चोरी चौरा में बाजार से गुजर रहा शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ टकराव से हिंसक घटना में क्या हो गया? बदल गया, जिसमें उत्तेजित भीड़ ने थाने को क्या लगा दी? आग लगा दी। अतः इस हिंसा के सख्त विरोधी गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। यानी कि इस चोरी चोरा कांड की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? बंद कर दिया, रोक दिया। अगला है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ये तो आप सब जानते हैं कि स्वराज पार्टी का जो गठन है वो असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का क्या किया था? गठन किया था। तो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? तो जो भारतीय थे
भारतीयों को 1929 तक यह आभास हो गया था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने वाला नहीं है, यानी ब्रिटिश अपने को शासन या राज्य प्रदान करने वाले नहीं हैं, यानी वो भारत को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी और उसी समय जो वायसराय थे इरविन को जनवरी 1930 में गांधी ने 11 सूत्री मांग का पत्र भेजा और पत्र में साफ था कि 11 मार्च तक अगर मांगे नहीं मानी गई तो सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। और इरविन द्वारा मांग न मानने से 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा या नमक आंदोलन को शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, तो ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून कैसे तोड़ा गया? इस आंदोलन के अंदर नमक कानून को कैसे तोड़ा गया? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा मांगों को न मानने पर 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र के किनारे स्थित दांडी के लिए वो निकल पड़े। रास्ते में हजारों लोगों को सभाओं में संबोधित करते हुए 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक स्थान पर 6 अप्रैल 1930 को पहुंचकर वहां पर गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून को क्या किया था? तोड़ा था या नमक कानून का उल्लंघन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या क्या कार्यक्रम शामिल थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन या जिसे हम नमक आंदोलन कहते हैं, उसके अंदर नमक कानून को तोड़ना, सरकारी नमक कारखानों के सामने धरना देना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, शराब की दुकानें बंद करवाना, किसानों द्वारा लगान देने से इनकार करना, चौकीदारी कर से इनकार करना, गांवों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा नौकरी से इस्तीफा देना, जंगलों में रहने वाले लोगों के द्वारा वन कानूनों का उल्लंघन करना आदि कार्यक्रम सब सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर शामिल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, भारत छोड़ो आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो उत्तर देखें। क्रिप्स मिशन असफल होने के बाद भारत के अंदर असंतोष क्या हो गया? व्याप्त हो गया। 14 जुलाई 1942 को, कब? 14 जुलाई 1942 को वर्धा महाराष्ट्र में कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसमें अंग्रेजों को भारत छोड़ तत्काल भारतीयों को शासन सौंपने की मांग की गई थी। 8 अगस्त 1942 को बंबई के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का क्या किया? समर्थन कर दिया और यहीं से एक व्यापक जन आंदोलन क्या हो गया? प्रारंभ हो गया और आगे चलकर इसी आंदोलन की वजह से भारत क्या हुआ? आजाद हो पाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप क्या था वो आपको बताना है। तो बंबई से प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का क्या दिया? नारा दिया। भारतीयों ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को क्या कर दिया? बिल्कुल ठप कर दिया। प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लेने पर लोगों ने खुद आंदोलन को संभाल लिया। जब प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो अन्य जो लोग थे उनके द्वारा उस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। हड़तालें हुई तथा राष्ट्रीय गीतों नारों के साथ जुलूस निकाले गए। यह आंदोलन धीरे धीरे एक जन आंदोलन बन गया, जिसमें छात्र, किसान, मजदूर जैसे साधारण लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और इसी वजह से आगे चलकर भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र निर्मित हुआ। ठीक है, तो इस तरह भारत छोड़ो आंदोलन का भारत की आज़ादी के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान था। तो इस प्रकार हमने आपके चैप्टर 2 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उन सभी को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि मुझे आपकी इसी तरह की क्लास लाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और जितने ज़्यादा लाइक करेंगे, जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे, मुझे उतना ही महसूस होगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं और बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लेकर आपके लिए जरूर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।